नमस्कार। मैं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र देशपांडे आप सब लोगों का आयुर्वेद एकेडमी में सहर्ष स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे तीन कफ के जो इस्तेमाल किए जाते चूर्ण है, आयुर्वेदिक चूर्ण, आयुर्वेदिक पाउडर्स, उसके बारे में एक साथ बात करेंगे। तीन चूर्णों की, सीतोपलादि चूर्ण, तालीसादि चूर्ण, कर्पूरादि चूर्ण, ड्रग रिव्यू, हर एक में क्या खासियत है, हर एक चूर्ण कौन से खांसी में इस्तेमाल किया जाता है, उसके में बारे में सविस्तर मैं बातें हिंदी में करूंगा। मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र देशपांडे। आई एम एमडी इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड एमडी इन आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी। माय व्हाट्सएप नंबर इज 9226810630। ये चूर्ण के बारे में आप जान गए तो आपकी खांसी की शिकायत है, खांसी का जो टेंशन है वो निकल जाएगा। कौन सी खांसी में कौन सी दवा, क्या मैं तालीसादी चूर्ण का इस्तेमाल करूं, क्या मैं सीतोपलादि चूर्ण बाजार से लाऊं, क्या मैं कर्पूरादि चूर्ण लाऊं? वीडियो आखिर तक देखिए तो आपको बिल्कुल पता चल जाएगा। तालीसादि चूर्ण, यहां देखिए चित्र दिखाया बैद्यनाथ का, सीतोपलादि चूर्ण, यह है कर्पूरादि चूर्ण। कौन सी खांसी में कौन सा चूर्ण, ड्रग रिव्यू बाय आयुर्वेद एकेडमी हिंदी भाषा में। पहले देखते हैं तालीसादी चूर्ण, जिसका दिक्कत योग रत्नाकर ग्रंथ में किया है। उसमें क्या घटक द्रव्य है? तालीस पत्र 10 ग्राम, काली मिर्च 20 ग्राम, सौंठ 30 ग्राम, वंशलोचन 40 ग्राम, पिप्पली 40 ग्राम, दालचीनी 5 ग्राम, छोटी इलायची 5 ग्राम और मिश्री, ज्यादातर शक्कर है, 320 ग्राम। उपरोक्त सभी घटक द्रव्यों को उचित प्रमाण में लेकर सूक्ष्मतम चूर्ण करके मिश्रित करके आप घर में भी ये तालीसादी चूर्ण बना सकते हैं। वो बाजार में से कई कबार ज्यादा सस्ता बन जाता है, तो बनाने की कोशिश जरूर कीजिए। हर एक चूर्ण अलग अलग लाइए, उसको एक साथ अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए। ये देखिए तालीस पत्र, हाँ आप देख सकते हैं तालीसादी चूर्ण में क्या क्या घटक द्रव्य हैं। ये देखिए यहां पर दिखा है तालीस पत्र, देख सकते हैं ना, बाजार में मिल जाएगा। वंशलोचन कैसा दिखता है, हाँ? चीनी, शुगर एंड त्रिकटु, सुंठ, मरीच और पिप्पली, ये घटक द्रव्य है तालीसादी चूर्ण में। तालीसादी चूर्ण में मुख्य घटक तालीस पत्र है। तालीस पत्र क्या है? उत्कृष्ट वात और कफ शामक है, श्वसन पथ पर, श्वास मार्ग में बहुत ही प्रभावी है। तालीसादी चूर्ण का इस्तेमाल सभी प्रकार की सूखी खांसी में करना चाहिए। लिख दीजिए आप, वातज कास, सूखी खांसी, बलगम नहीं निकलता, कफ नहीं निकलता, सिर्फ सूखी खांसी, वातज कास, तालीसादी चूर्ण। ध्यान में रखिए, उत्कृष्ट वात, वात दोष जो है गति बिगड़ जाती है, तो उसको अपने आप संतुलित कर देता है। गले में सूखापन जो होता है वो कम हो जाता है, गले की खराश बंद हो जाती है और खांसी कम हो जाती है, सोर थ्रोट चला जाएगा, होर्सनेस ऑफ वॉइस, वायरल एलर्जिक चले जाएंगे। तालीस पत्र के साथ मरीच, मिरे, अदरक, पिप्पली, वंशलोचन, दालचीनी, इसका मिश्रण क्या करता है? तालीस पत्र की गुणवत्ता को बढ़ाता है और मोर पावरफुल बन जाता है। वंशलोचन हृदय को बल देता है, कफ निस्सारक है, एक्सपेक्टोरेंट, और पूरे शरीर के लिए टॉनिक है वंशलोचन, बल्य। यही कारण तालीसादी चूर्ण का उपयोग हृदय रोग के साथ साथ कंजेस्टिव कार्डियक फेल्यूर, हृदय रोग की बीमारी होने पर भी, जिसको बोलते हैं ना कार्डियक अस्थमा, हाँ, पल्मोनरी कंजेशन, उसमें ये तालीसादी चूर्ण का आप जरूर इस्तेमाल कीजिए। तमक श्वास, ब्रोंकियल अस्थमा, फिर ब्रोंकियल अस्थमा कैसी दो तरह की होती है, तमक श्वास अस्थमा दो तरह की, एक सूखी और एक विथ बलगम। ये तालीसादी चूर्ण किसके लिए इस्तेमाल करेंगे? सूखी खांसी के लिए। ध्यान में रखिए आप, वात कफ ज्वर के बाद, फ्लू तो खत्म हो गया, हाँ अब ये कोरोना हो गया था वो ठीक हो गया, फिर खांसी चालू है, सूखी खांसी मेरे को आती है, क्या करूं डॉक्टर मैं? आप तालीसादी चूर्ण ले सकते हैं। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में तालीसादी चूर्ण का इस्तेमाल करना चाहिए। तो उपयोग, सूखी खांसी, जीर्ण ज्वर, क्रॉनिक फीवर, अग्निमांद्य, अन्न हजम न होना और अरुचि नाशक, हाँ टेस्ट नहीं है, अरुचि है, तो तालीसादी चूर्ण लेना चाहिए। 2 ग्राम से लेकर 5 ग्राम तक 2 बार सुबह शाम, मधु, हनी, शहद
या घृत के साथ आप ले सकते हैं। ज्यादातर घृत के साथ लेना, गर्म पानी के साथ लेना अच्छा रहेगा। दूसरा चूर्ण है सीतोपलादि चूर्ण। उसमें दालचीनी 10 ग्राम, छोटी इलायची 20 ग्राम, पिप्पली 40 ग्राम, वंशलोचन, बांबू गोंद 80 ग्राम, मिश्री, शक्कर 170 ग्राम। निर्माण विधि: उपयुक्त सभी घटक द्रव्यों को उचित प्रमाण में लेकर, जो मात्रा बताई है उसी हिसाब से आप बाजार में जाइए, परचेस कीजिए। फाइन पाउडर चाहिए, सब मिलाकर घर में अपने आप सीतोपलादि चूर्ण आप बना सकते हैं और इस्तेमाल भी कर सकते हैं। क्या है सीतोपलादि चूर्ण में? ये देखिए, पिप्पली बेस्ट रसायन है, वंशलोचन ये तालिसादी चूर्ण में भी था, ये वेलची है देखिए, कार्डामम, और चीनी उधर भी था। सभी चूर्णों में शक्कर तो होना ही है, ये ध्यान में रखिए। सीता, सीतोपल आदि, आदि का मतलब है इत्यादि इत्यादि एक्सेट्रा। आदि, सीता का अर्थ है चीनी या शक्कर। चीनी या शक्कर प्रमुख घटक होने से इस चूर्ण का नाम सीतोपलादि चूर्ण रखा गया है। तो नाम से ही पता चलता है इसमें शक्कर है, इसमें चीनी है, इसमें सीता है। सीतोपलादि चूर्ण का इस्तेमाल खांसी की दवा के रूप में बहुत मशहूर है। इसमें भी सबसे महत्वपूर्ण घटक सीता के बाद वंशलोचन है। बांबू ये बड़े होते हैं, बांस में एक प्रकार का सफेद पदार्थ बनता है, उसी को वंशलोचन कहते हैं। निर्यास है, निर्यास। चूंकि बांस की यह वंशलोचन बहुत ही महंगी, टू मच कॉस्टली, इसलिए अक्सर कृत्रिम वंशलोचन का प्रयोग व्यवहार में किया जाता है, वो ठीक ठाक नहीं है। असल वंशलोचन होने से ही आपको फायदा हो जाएगा। वंशलोचन उत्कृष्ट पित्त शांति करने वाला है। पित्त की जो उष्णता रहती है, उष्ण तीक्ष्ण गुण, वो कम करने वाला कौन है? एक तो सीता है और दूसरे तो वंशलोचन है। वंशलोचन का प्रयोग श्वसन पथ में उत्पन्न कफ को शरीर के बाहर निकालने के लिए एज एक्सपेक्टोरेंट किया जाता है। वंशलोचन ज्वरघ्न है। फीवर, फीवर, पायरेक्सिया, बुखार निकल जाएगा, निकल जाएगा। इसलिए सीतोपलादि चूर्ण जिसमें वंशलोचन है, इसका उपयोग जब खांसी और बुखार, खांसी और बुखार दोनों है, सीतोपलादि चूर्ण, खांसी बुखार दोनों है, सीतोपलादि चूर्ण का इस्तेमाल करो। सूखी खांसी है, तालिसादी चूर्ण का इस्तेमाल करो। क्षय रोग, ट्यूबरकुलोसिस, इसमें क्या रहता है? इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर, शाम को बुखार, मामूली सा बुखार है, मंद ज्वर होता है, 1 महीना 2 महीने वजन घटता है, भूख नहीं लगती, हाँ, एक्सरे निकाला जाता है, एंटी कॉक्स ट्रीटमेंट चालू हो जाती है, उसके साथ साथ एंटी ट्यूबरकुलर एलोपैथी लो, आयुर्वेद लो, आपको सीतोपलादि चूर्ण लेना ही लेना है क्षय के लिए है। खांसी के लक्षणों में खांसी से खून निकलना है ना, खांसी से खून निकल सकता है, हिमोप्टिसिस, बहुत थकान महसूस होना, सांस लेने में तकलीफ, इस सब चीजों के लिए सीतोपलादि चूर्ण अच्छा है। वंशलोचन क्या कार्य करता है? रक्त स्तंभक, खून जब निकलता है उसको स्टॉप कर देता है, हाँ, ब्लड वेसल्स जो हैं उसको संकुचित करता है, अकुंचित करता है, और रक्त स्तंभन करता है, हीमोस्टैटिक, और बल्य भी है, शक्ति बढ़ाने वाला पदार्थ है। इसीलिए जब भी ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट में थूक में रक्त आता है तो आपको सीतोपलादि चूर्ण का फायदेमंद रहेगा ही रहेगा। सीतोपलादि चूर्ण में दालचीनी है, सिनेमिक एसिड, दालचीनी सिनेमिक एसिड, वो क्षय विरोधी है, एंटी ट्यूबरकुलर घटक है, इसलिए सीतोपलादि चूर्ण में दालचीनी का समावेश किया गया है। इसके अलावा सीतोपलादि चूर्ण दालचीनी और इलायची कफनिस्सारक होने के साथ साथ सुगंधित, और सांसों की दुर्गंध और मुंह की दुर्गंध निकल जाएगी दालचीनी और इलायची से। पिप्पली ये फेफड़ों के मजबूत करती है, फेफड़ों, लंग्स, योर लंग्स बिकम स्ट्रांग बिकॉज पिप्पल इज अ रसायन, पिप्पल इज अ टॉनिक फॉर लंग्स। चीनी, शक्कर मधुर रस के कारण बल्य, पित्त शामक होने के कारण सीतोपलादि चूर्ण खांसी के अलावा अम्ल पित्त में भी इस्तेमाल किया जाता है ना बात?
अम्ल पित्त एसिडिटी में भी सीतोपलादी चूर्ण थोड़ा थोड़ा लेना है आपको। सीतोपलादी चूर्ण का प्रयोग टीबी में बुखार और खांसी के लक्षणों से छुटकारा पाने के लिए किया जाता है, वैसे अन्य रोगों में भी उपयोगी है। वंशलोचन रक्तस्तंभक है और ये कल्प वात पित्त शामक है, संतर्पण कार्य करता है, एनाबॉलिक है। तो रक्त पित्त की बीमारी, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स भी इससे कम होते हैं। आईटीपी, इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा, सीतोपलादी चूर्ण। एपिस्टैक्सिस, सीतोपलादी चूर्ण। हिमोप्टिसिस, ब्लड खून निकलता है, हिमैचुरिया, टट्टी से खून निकलता है, सीतोपलादी चूर्ण इस्तेमाल कीजिए। खास करके ऊर्ध्वग रक्त पित्त की अवस्था में जब ऊपरी भाग से खून आता है तो यह कम करने का काम सीतोपलादी चूर्ण करता है। थूक में से रक्त आना, उल्टी में से रक्त आना, हिमेटेमेसिस खत्म हो जाएगा सीतोपलादी चूर्ण। गर्मी के दिनों में नाक में से खून आने की आदत जिसको है, उन्होंने पूरे के पूरे ग्रीष्म ऋतु में, समर सीजन में सीतोपलादी चूर्ण ब्रेकफास्ट के साथ हमेशा लेते रहना चाहिए। हृदरोग, कंजेस्टिव कार्डियक फेल्योर और उसके द्वारा उत्पन्न श्वास, कार्डियक अस्थमा में भी मंद बुखार और खांसी के कम करने के लिए सीतोपलादी चूर्ण का इस्तेमाल करना चाहिए। सीतोपलादी चूर्ण श्वास, अस्थमा, कास, कफ, प्रतिशाय, राइनाइटिस, क्षय, अग्निमांद्य, ज्वर, फीवर, बुखार, अरुचि और हाथ पैरों में जलन, ये भी कम होता है सीतोपलादी चूर्ण से। डायबिटिक, न्यूरोपैथी इस्तेमाल कीजिए। सपोर्टिव मेडिसिन है, मैंने कहा था कि ओरिजिनल मेडिसिन है, सपोर्टिव मेडिसिन। 2 ग्राम से 5 ग्राम तक सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम मधु या घृत या गर्म दूध के साथ इसका इस्तेमाल करना चाहिए। और लास्ट वाला है कर्पूरादि चूर्ण। इसमें है कर्पूर, कैम्फर, इलायची, कंकोल, जायफल, जायफल, लौंग, जटामासी, मीर, पिप्पली, अदरक, चीनी, चीनी है यहां पर भी। सभी घटक कफ शामक है, कफग्न, कफ को कम करने वाले, बलगम कम करने वाले, थूक कम करने वाले, एक्सपेक्टोरेशन कम करने वाले, सुखा देने वाले, श्वास मार्ग पर काम होता है। प्रमुख घटक है कर्पूर जो कफग्न है। कैम्फर का उत्सर्जन श्वास के द्वारा होने के कारण जब आप लोग कर्पूर चूर्ण का इस्तेमाल करेंगे तो बांस आ जाएगी। कैम्फर की बांस अपने श्वास से निकलती, कोई घबराने की बात नहीं है। कर्पूर कैम्फर उत्कृष्ट एक्सपेक्टोरेंट है। ये देखिए क्या क्या है, क्लोव, जरा ज्यादा उष्णता जनक, कफ का गुण है शीत, कफ का गुण है स्निग्ध, तो हमें कफ को खत्म करना है तो कफ विरोधी द्रव्य जो होते हैं वो थोड़े से उष्ण होते हैं। तालीसादी और सीतोपलादी चूर्ण का कंपैरिजन किया जाए, तुलना किया जाए तौलनिक, तो कर्पूरादि चूर्ण ज्यादा उष्णता जनक है, ध्यान में रखिए। तो जिसको खून निकलता है, जिसको वो पित्त प्रकृति है, उन्होंने कर्पूरादि चूर्ण इस्तेमाल करने से जरा सावधानता बरतनी चाहिए। जायफल रहता है, जटामासी है, चीनी, मिश्री और त्रिकटु, सुंठ, मरीच, पिप्पली भी है। श्वसन तंत्र में कहीं भी आपको कफ, साइनोसाइटिस है, टॉन्सिलाइटिस है, तो कफ जमा हुआ है, वो बाहर निकलने के लिए कर्पूर काम आता है। कर्पूर इन गुणों के कारण वात कफ ज्वर, जिसको फ्लू बोलते हैं, श्वसनक सन्निपात, ब्रोंको न्यूमोनिया, बहुत कर्पूरादि चूर्ण का इस्तेमाल कीजिए न्यूमोनिया में। ब्रोंकाइटिस, विशेष स्पेशली ब्रोंकिएक्टेसिस, ब्रोंकिएक्टेसिस के लिए कर्पूरादि चूर्ण ही आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। संचित कफ में ज्यादातर इन्फेक्शन पाया जाता है, तो इन्फेक्शन से बाद बुखार आ जाता है, सांस को दुर्गंधी हो जाती है। तो इन सभी लक्षणों में तब कर्पूरादि चूर्ण का आपने इस्तेमाल किया तो ये लक्षण अपने आप कम हो जाएंगे। बलगम जो निकलता है उसको पीला या हरा रंग है, वो क्या सजेस्ट करता है, वो क्या दर्शाता है? पीला या हरा रंग बलगम का, कफ विथ एक्सपेक्टोरेशन, येलो एंड ग्रीन कलर इंडिकेट इंफेक्शन, जंतु संसर्ग है, स्ट्रेप्टोकोका, स्टेफिलोकोका है वहां पर, न्यूमोकोका है। कर्पूर के चूर्ण के सेवन से इन सभी लक्षणों को तुरंत आराम मिलता है। तमक श्वास का एक प्रकार है सूखी खांसी, तमक श्वास ब्रोंकियल अस्थमा का दूसरा प्रकार है ज्यादा कफ निकलना, तो वो उसमें आप कर्पूरादि चूर्ण का इस्तेमाल कीजिए। कर्पूरादि चूर्ण में कंकोल है, इलायची है, जायपत्री, लौंग, जटामास सुगंधित पदार्थ है, तो इससे क्या हो जाता है, उसकी उपयुक्तता और भी बढ़ जाती है। जाति फल
कफनाशन का कार्य करते हैं। जटामासी और जातिफल श्वास मार्ग में या पूरे शरीर में जब दर्द या वेदना होती है, वो दर्द बॉडी एक या चेस्ट पेन, ये दोनों की दोनों शिकायत कर्पूर आदि चूर्ण का जातिफल और जटामासी से कम होती है। ये 2 से 3 ग्राम दिन में 3 बार लेना चाहिए। गर्म पानी के साथ या शहद के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या ध्यान में रखेंगे आप? टेक होम मैसेज इस वीडियो में आखिर में आप सब मित्रों को क्या बताएंगे? तालिसादि चूर्ण वात प्रधान खांसी ड्राई कफ, सीतोपलादि चूर्ण पित्त प्रधान खांसी बर्निंग सोर थ्रोट, यू आर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एंड फीवर एंड ट्यूबरक्यूलोसिस, कर्पूरादि चूर्ण कफ प्रधान खांसी कफ विथ एक्सपेक्टोरेशन, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जैसे न्यूमोनिया एंड ब्रोंकिएक्टेसिस, इससे आप कर्पूरादि चूर्ण इस्तेमाल करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, शायद ये वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी, क्योंकि इट्स गिविंग यू वेरी क्लियर आइडिया सबकी सब चूर्ण कफ की है, फिर कौन सी कफ में क्या इस्तेमाल ये लोगों को पता नहीं होता, तो इसकी जानकारी आपको जरूर अच्छी मिलेगी होगी। तो मैं आपको सलाह देता हूं कि ये होम रेमेडी जैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल मेरा एक वैधानिक इशारा है कि कौन सी भी बीमारी में यथावश्यक यथाकाल वैद्यकीय सलाह लेना बहुत जरूरत होता है। इफ यू आर द पेशेंट ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा, आपको ब्रोंकिएक्टेसिस है, एलर्जिक राइनाइटिस है, टॉन्सिलाइटिस है, साइनोसाइटिस है, और आप चाहते हैं कि आयुर्वेद इलाज करवाएं, तो आप जरूर मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं 9226810630। कौन से भी डॉक्टर या स्टूडेंट को किसी प्रकार का खास वीडियो चाहिए तो वो भी मेरे को व्हाट्सएप पर लिख सकते हैं। तो यह आपको वीडियो जरूर फायदेमंद होगा। तो आपको विनंती है कि आप सब मित्रों को, नातेवाईकों को, ये रिश्तेदारों को ये वीडियो शेयर कीजिए, मेरा वीडियो लाइक कर दीजिए, थम्स अप, एंड please do not forget to subscribe my YouTube channel, because this gives me a lot of energy to prepare most useful and very interesting videos one after another. So thank you very much. I wish you everybody all the best. सबको शुभकामनाएं। सर्वेपि सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः। सबको शुभकामनाएं।